हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है फ्रांस के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में टिप्पणी पूछी जाती है। क्वेश्चन आता है फ्रांस पर टिप्पणी दीजिए, या फ्रांस की परिभाषा बताइए, या फ्रांस बनाने की विधि क्या होती है। इस पर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देख लेते हैं फ्रांस क्या होते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी फ्रांस। तो आपको इसमें लिखना है कि फ्रांस क्या होता है। तो तुमको इसमें लिखना है मेथेन और एथेन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रांस कहते हैं। मतलब मेथेन और एथेन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रांस कहते हैं। ये तो इसकी हो गई सिंपल सी डिफिनेशन कि जो तुम्हारे फ्रांस होते हैं वो क्या होते हैं, मेथेन और एथेन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। मतलब कि मेथेन और एथेन से व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न होते हैं, इनसे उत्पन्न होते हैं तुम्हारे फ्रांस, मेथेन और एथेन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो से। तो ये हो गई इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब इसका उपयोग ले सकते हो, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलित में किया जाता है। जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलित में किया जाता है। वातानुकूलित में किया जाता है। सामान्य ताप पर ये गैस अवस्था में होते हैं। सामान्य ताप पर ये गैस अवस्था में होते हैं। ये विषैले नहीं होते हैं। ये विषैले नहीं होते हैं। इतना आप इसमें लिख सकते हैं फ्रांस के बारे में कि मेथेन और एथेन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रांस कहते हैं, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलित में किया जाता है। सामान्य ताप पर ये गैस अवस्था में होते हैं। ये विषैले नहीं होते हैं। अब ये तो इसकी हो गई सिंपल सी परिभाषा। एग्जाम्पल भी दे सकते हो उदाहरण के तौर पे कि फ्रान 1 कामा फ्रान 2 अब फ्रान 1 तुम्हारा होता है ट्राईक्लोरोफ्लोरोमेथेन, और फ्रान 2 तुम्हारा होता है डाईफ्लोरोमेथेन। तो अब देख लेते हैं फ्रान बनाने की विधि। तो फ्रांस बनाने की विधि तुम्हारी क्या होती है। तो हमने आपको जब पढ़ाया था, क्या इससे पहले पढ़ाया था, टेट्राक्लोरोमेथेन मतलब कि CCl4 पढ़ाया था। तो उसमें हमने आपको जब रासायनिक विज्ञान कराए थे तो वहाँ पर हमने आपको फ्रांस बनाने की विधि बताई थी। तो वही रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखनी। तो आपको लिखना है जब कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, CCl4 की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड की से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में थे, पेंटाक्लोराइड एंटीमनी SbCl5 की उपस्थिति में। तो हमने बताया था क्या मिलता है, ट्राईक्लोरोफ्लोरोमेथेन मिलता है। मतलब CFCl3 + HCl। तो इसमें तुमको यही लिखना है जब एंटीमनी पेंटाक्लोराइड या पेंटाक्लोराइड एंटीमनी की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तुम्हारा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये तुम्हारा है हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं। तो क्रिया के फलस्वरूप ट्राईक्लोरो ये Cl है ना, ट्राई होगा 3 है, ट्राईक्लोरोफ्लोरोमेथेन Ca का तो मेथेन प्राप्त होता है, जिसे फ्रान कहते हैं। ये तुम्हारा फ्रान 1 है, फ्रान 1 है तुम्हारा ये। तो इस प्रकार आपकी फ्रांस बनाने की पहली विधि ये होगी तुम्हारी कि आपको लिखना है जब
एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उत्प्रेरक, ये तुम्हारा क्या होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन या फ्रांस प्राप्त होते हैं। बस आपको ये रिएक्शन दे देनी। अब आपको इसकी दूसरी रिएक्शन में हमने आप बताई थी कि इसकी क्रिया फिर हम इससे कराएंगे, मतलब CfCl3 + HF, तो हमने आपको बता क्या बन के आता है, CF2Cl2 + HCl अलग हो जाता है। ये तुम्हारा होता है फ्रान 2,2। तो इसमें भी आपको लिख सकते हो कि जब हम फ्रान 1,1 की क्रिया पुनः हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं तो हमको फ्रान 2,2 प्राप्त होता है। तो ये हो गई तुम्हारी सिंपल सी रिएक्शंस हैं फ्रांस बनाने की विधि। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हम किससे कराते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड से, और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये हो जाता है आपका फ्रांस बनाने की विधि। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि फ्रांस के उपयोग क्या होते हैं। तो फ्रांस का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, हमने आपको पहले ऊपर बता दिया, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किया जाता है, और इसका उपयोग विलायक के रूप में भी किया जाता है, और इसका उपयोग वातानुकूलन में भी किया जाता है। तो ये इसके हो गए उपयोग। अब बात आती फ्रांस के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं, क्योंकि जो हमारी ओजोन परत है वायुमंडल में, इस पर फ्रांस का बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। देख लेते हैं कि फ्रांस के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, या ओजोन परत पर फ्रांस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपकी हेडिंग होगी फ्रांस के दुष्प्रभाव या वातावरण पर फ्रांस का प्रभाव का कारण। तो देखते हैं कि हमारे वातावरण में जो फ्रांस होते हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपको लिखना है, जब विभिन्न क्रियाकलापों के फलस्वरूप फ्रांस मुक्त होते हैं तो वह वायुमंडल में पहुंचकर मुक्त मूलकों में मुक्त हो जाते हैं। मतलब कि जब हम काफ़ी कुछ क्रियाकलाप करते हैं तो जो तुम्हारे फ्रांस होते हैं वो मुक्त होते हैं, मतलब फ्री होते हैं, और ये वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तो मुक्त मूलकों में मुक्त हो जाते हैं। तुम्हारे मुक्त तो यहाँ से पहले होते हैं, बट होता क्या, ये मुक्त मूलक बन जाते हैं, आकर के मूलक का रूप ले लेते हैं वायुमंडल में पहुँच करके। और भी आगे इसमें लिखना है, और ये क्लोराइड मुक्त मूलक, मतलब कि जो हमारे फ्रांस में जो क्लोरीन वाला परमाणु होता है, इसी को हम यहाँ पर बात कही गई है मूलक की। तो लिखना है, यह क्लोराइड मुक्त मूलक जब ओजोन परत के संपर्क में आते हैं, क्योंकि हमारे वायुमंडल में एक ओजोन परत होती है, तो जो तुम्हारे क्लोराइड मुक्त मूलक होते हैं ये ओजोन परत के संपर्क में आते हैं तो ओजोन का अपघटन ऑक्सीजन में करते हैं। क्योंकि ओजोन का तुम्हारा जो फार्मूला होता है वो होता है O3। तो जब ये तुम्हारा क्लोराइड मुक्त मूलक ओजोन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं ओजोन को, जिसके कारण ओजोन परत का क्षरण होने लगता है। मतलब कि जो ओजोन परत है उसका क्षरण मतलब कि विनाश होने लगता है और ओजोन परत पतली हो जाती है। जब ओजोन परत का क्षरण होगा तो ये जाहिर सी बात है कि तुम्हारी जो ओजोन परत है वो धीरे धीरे क्या होगी, पतली होती जाएगी, जिसे ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। इसे ही हम कहते हैं कि हमारी ओजोन पतली परत जो है तुम्हारी पतली हो रही है या ओजोन छिद्र हो रहा है। ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके शुद्ध प्रकाश को पृथ्वी पर भेजती है। अब बात आती है कि तुम्हारी जो ओजोन परत है इसका काम क्या होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो ओजोन परत और तुम्हारी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो ओजोन परत जो होती है इन किरणों को अवशोषित कर लेती है और जो शुद्ध प्रकाश होता है उसको ये पृथ्वी पर केवल भेजती है और पराबैंगनी किरणों को अपने में अवशोषित कर लेती है। लिखना है इसमें, जो कि जीव जंतु एवं पूर्ण पौधों के लिए उपयोगी होता है। मतलब कि जो हमारा शुद्ध प्रकाश होता है वो जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि हमारे जीवन में ही तो जब हमारी ओजोन परत पतली होगी तो इसमें यही लिखना है आपको, किंतु ओजोन परत के पतले होने से प्रकाश के साथ पराबैंगनी किरणें भी पृथ्वी पर आने की संभावना बढ़ जाती है। जो हमारी वायुमंडल में ओजोन परत है तो ओजोन परत के पतले होने से तुम्हारा प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो तुम्हारी पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर आने लगेंगी। अब जब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो ये हमारे लिए और जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होंगी। तो यही आपको इसमें लिखना है, किंतु ओजोन परत के पतले होने से प्रकाश के साथ पराबैंगनी किरणें भी पृथ्वी पर आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि जब ओजोन परत तुम्हारी है वो धीरे धीरे पतली हो रही है तो ओजोन
के साथ यानी प्रकाश के साथ में पराबैंगनी किरणें भी पृथ्वी पर आने लगेंगी, जो कि जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए अत्यंत घातक मतलब कि हानिकारक होती हैं। तो आपको फ्रांस के दुष्प्रभाव में अगर इतना लिख दोगे तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन कहीं भी नहीं गया है। और आपको इसमें 3 रिएक्शन भी दिखाने हैं। अब क्लोरोफॉर्म सॉरी दोस्तों फ्रांस, तो फ्रांस का फॉर्मूला क्या होता है CFCl3, ये होता है तुम्हारा क्या फ्रांस। तो ये जब वायुमंडल में जाता है तो CFCl2 ये तुम्हारा क्या मुक्त मूलक बन जाता है और एक क्लोराइड मुक्त मूलक अलग हो जाता है। तो यही जो तुम्हारा मुक्त मूलक क्लोराइड है यही ओजोन के साथ मिलकर O3 प्लस क्लोराइड मुक्त मान तो ऑक्सीजन में चेंज कर देता है और OCl मुक्त मूलक अलग बन जाता है। तो जब ये ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है तो ओजोन परत क्या धीरे धीरे पतली होने लगती है, क्योंकि तुम्हारा CFCl3 भी फ्रांस का फार्मूला होता है और CF2Cl2 भी फ्रांस का फार्मूला होता है। ये फ्रांस 1,1 है और ये फ्रांस 1,2 है। तो दोनों का रिएक्शन बस तुमको ध्यान देना। और जो तुम दोनों में जो मुक्त मूलक बनते हैं क्लोराइड आयन मुक्त मूलक क्लोराइड यही ओजोन परत के साथ में रिएक्शन करके ऑक्सीजन में ओजोन परत को चेंज कर देते हैं, जिससे हमारी ओजोन परत धीरे धीरे पतली हो रही है और हमारे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों का जो प्रभाव है बहुत ही हानिकारक होता जा रहा है। तो आपको बस फ्रांस के प्रभाव में इतना लिखना है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग देख लेते हैं, सैडजेप नियम, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगला आपका अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का सैडजेप नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है 2 नंबर में। आपको इस नियम के साथ में इसकी रिएक्शन भी देनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका नियम क्या है। तो कह रहा जब कोई हैलो एल्केन क्या होता है, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। 2 विभिन्न विधियों से विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया द्वारा 2 भिन्न भिन्न एल्कीनों का निर्माण करते हैं, तो जिस एल्कीन में द्विबंधी मतलब कि डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होता है और इस नियम को सैडजेप नियम कहते हैं। बात ये हुई संक्षेप में कि जब कोई हैलो एल्केन जो है 2 विभिन्न विधियों से विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया द्वारा 2 भिन्न भिन्न एल्कीनों का निर्माण करते हैं, तो जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है। मतलब कि हमको वहाँ पर डबल बॉन्ड भी ध्यान देना है और उससे जुड़े हुए क्या एल्किल समूह की संख्या को भी ध्यान देना है। तो जिसमें एल्किल समूह की संख्या अधिक होगी वह तुम्हारा एल्कीन जो होगा मुख्य उत्पाद होगा और मुख्य उत्पाद जो होगा उसी को हम मुख्य उत्पाद मानेंगे। और ये जो तुम्हारा नियम होता है ये सैडजेप नियम के अनुसार होता है कि जो जिसमें एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है वह मुख्य उत्पाद होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। मान लो एक तुम्हारा हैलो एल्केन है CH3 CH2 CH, मान लो इसमें यक्स तुम्हारा क्या होता है हैलो एल्केन होता है। अब यक्स की हम क्या ले सकते हैं, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है, क्योंकि ये तुम्हारे क्या होते हैं सब हैलोजन परमाणु होते हैं। तो यक्स की हम ये सब ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन 2 कह रहा है इसमें विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया। तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया दिखाएंगे तो इसकी उपस्थित होती है एल्कोहलिक ALC मतलब एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं यहाँ लिखेंगे विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्योंकि इस रिएक्शन का नाम वैसे तुम्हारा विहाइड्रोहैलोजनीकरण ही है। तो यहाँ पर जब विहाइड्रोहैलोजनी करते हैं तो इसमें तुम्हारे 2 उत्पाद बनते हैं। देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। तो एक तो बनेगा तुम्हारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब कि जब एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति रहेगी तो यहाँ पे जो तुम्हारा CHX ये हट जाएगा, HCl इसमें अलग हो जाता है। दूसरा उत्पाद बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो देखो यहाँ पे एल्कीन ये भी है, एल्कीन ये भी, क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड आया है और यहाँ भी डबल बॉन्ड आया है। बट इसमें हमने डिफिनेशन में लिखी थी कि एल्किल समूह की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो इसमें देखो एल्किल समूह की संख्या कितनी, केवल 1 है, डबल बॉन्ड से जुड़ा 1 ही है। बट यहाँ पे देखो 2 हैं, इधर से भी 2 हैं, इधर से भी 2 है। तो मतलब ये तुम्हारा क्या है मुख्य उत्पाद, इसका नाम क्या होगा 2-ब्यूटीन। दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगा 2-ब्यूटीन होगा। तो यही तुम्हारा होगा मुख्य या प्रमुख
उत्पाद। तो बिल्कुल सिंपल सा नियम था। ये तुम्हारा क्या है, 1 की जगह 1 ब्यूटीन होगा इसका रासायनिक नाम, बट तुम्हारा जो इसमें मुख्य उत्पाद होगा ये होगा 2 ब्यूटीन वाला, क्योंकि तुम्हारा डिफिनेशन में कहा गया है कि जिस एल्कीन में द्विबंधी कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, इसमें 1 2 इधर भी 2 इधर भी, और इसमें केवल इधर 1 था, तो यहाँ 1 नहीं देखना हमको, इधर तो 3 है बट यहाँ पे हमको यहाँ से देखना है, तो इसमें तुम्हारा केवल 1 जुड़ा था, इसलिए ये तुम्हारा प्रमुख उत्पाद नहीं है, तुम्हारा प्रमुख उत्पाद है 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पे हम एक्स का बता चुके हैं, Cl ले लें, Br ले लें, I ले लें, F ले लें, तो यहाँ पे जो घटता है आकर के वो HX घट जाता है आकर के, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और X वाला तो वही तुम्हारा निकल के आ जाता है, यहाँ पे ब्यूटीन बन जाता है आकर के। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला चैप्टर है अल्कोहल फिनाल ईथर, उससे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन।